Hello students and dear viewers, welcome back again Lux classes. Today in this lecture I would like to discuss about the apiculture under the heading of economic zoology. So first of all, apiculture means bee culture, honey bee culture. Honey bee are highly organized social insect reported from all over the world. अगर हम हनी की बात करें तो हनी बी, जिनको हम मधुमक्खी भी कहते हैं, हनी बी क्या है? हनी बी आर हाईली माने बहुत ज़्यादा, ऑर्गेनाइज्ड माने सुव्यवस्थित, सोशल माने सामाजिक, इंसेक्ट माने कीड़ा, रिपोर्टेड माने पता लगाया गया है, फ्रॉम माने से, ऑल ओवर द वर्ल्ड माने संपूर्ण संसार से। अगर हम हनी बी के बारे में इंफॉर्मेशन ली, अगर हम हनी बी के बारे में जानकारी लें तो हनी बी क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी कीपिंग इन माइंड दैट हनी बी आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड सोशल इंसेक्ट। हनी बी जो होते हैं बहुत उच्च स्तर की, बहुत उच्च सुव्यवस्थित सामाजिक इंसेक्ट होते हैं, कीड़े होते हैं, जिनको संसार के हर हिस्से से पता लगाया गया है। इसका मतलब होता है वे संसार के समस्त हिस्से में पाए जाते हैं। द वर्कर कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन फॉर द लोकेशन ऑफ द फूड सोर्सेस। जो वर्कर होता है, कम्युनिकेट माने होता है संपर्क बनाता है, इन्फॉर्मेशन माने सूचना, फॉर द लोकेशन ऑफ द फूड सोर्सेस माने होता है भोजन के स्रोत के बारे में, थ्रू द बैगल डांस। कुल मिला करके इसकी 3 कास्ट होती हैं। सबसे पहले आपका वर्कर्स है, ड्रोन है और क्वीन है। इसमें जो वर्कर होता है वह भोजन के स्रोत के बारे में इन्फॉर्मेशन गेन करता है, भोजन के स्रोत के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, और भोजन के स्रोत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद भोजन के स्रोत की जो जानकारी होती है वो बैगल डांस के द्वारा प्राप्त करता है। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट वर्कर कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन फॉर द लोकेशन ऑफ द फूड सोर्सेज थ्रू द बैगल डांस। वर्कर जो होता है भोजन के स्रोत के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको बैगल डांस के द्वारा प्राप्त करता है। एंड दिस इज नोन एज ए फिनोमिना। इसको एक प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है, दैट इज नोन एज ए लैंग्वेज ऑफ द बी। इसे हनी बी की लैंग्वेज कहते हैं, हनी बी की भाषा के रूप में जाना जाता है। बाय द इमिनियस्ट बायोलॉजिस्ट कार्ल वान फ्रिच। कार्ल वान फ्रिच क्या है? कार्ल वान फ्रिच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लैंग्वेज ऑफ द बी से क्वेश्चन बनती हैं। लैंग्वेज ऑफ द बी, लैंग्वेज ऑफ द बी क्या है? बैगल डांस। बैगल डांस क्या है? एक फिनोमिना है, एक प्रक्रिया है। बैगल डांस एक फिनोमिना है जिसके द्वारा जो हनी बी है, खास करके जो वर्कर है, वो भोजन के स्रोत का पता लगाते हैं, और भोजन का स्रोत का पता जो है बैगल डांस के द्वारा लगाते हैं। तो यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया। बिफोर दिस, नोइंग द बेटर इंफॉर्मेशन अबाउट द बैगल डांस एज वेल एज लैंग्वेज ऑफ वी have a very clear cut idea about the classification of this particular organism, that is the honey bee, belonging to the phylum Arthropoda, class Insecta, order Hymenoptera, family Apidae and genus Apis indica। स्पीशीज होगी इंडिका। यहाँ मेंशन नहीं किया गया है स्पीशीज, क्योंकि बहुत सारी स्पीशीज होती हैं। चूँकि इसकी बहुत सारी स्पीशीज होती हैं इसलिए बहुत सारे स्पीशीज का मेंशन नहीं किया गया है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। So worker communicate the information about the location of the food sources through the बैगल डांस। वर्कर जो होता है फूड सोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन जो है बैगल डांस के द्वारा प्राप्त करता है। एंड दिस इज नोन एज फिनोमिना दैट इज नोन एज लैंग्वेज ऑफ बी। इसको कहते हैं हनी बी की लैंग्वेज। इसको बताए थे इमिनियंट बायोलॉजिस्ट, इसका नाम था कार्ल वन फ्रिच। और कार्ल वन फ्रिच महोदय ने क्या मेंशन किया था? कार्ल वन फ्रिच मेंशन दैट, उन्होंने मेंशन किया था, उन्होंने बताया था कि द रेट ऑफ डांस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द फूड। उन्होंने ये बताया था कि जो हनी बी होती हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनकी बैगल डांस, उनके जो बैगल डांस होते हैं, उनकी जो दर होती है वह भोजन के स्रोत की दूरी के समानुपाती होती है। द रेट ऑफ डांस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द फूड, यानी जो बैगल डांस की जो स्पीड है
जो उसकी दर है वह दूरी के समानुपाती होती है। अब हम बात करेंगे स्पीशीज ऑफ हनी बी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस स्पीशीज ऑफ द हनी बी। स्पीशीज ऑफ हनी बी, फोर स्पीशीज ऑफ हनी बी आर रिपोर्टेड। हनी बी की 4 प्रजातियों के बारे में जानकारी प्राप्त है। रिपोर्ट माने पता लगाना। देयर आर 4 स्पीशीज ऑफ हनी बी आर रिपोर्टेड। नंबर 1 है एपिस डॉर्सेटा, ठीक है, इसको राक भी कहते हैं। डॉर्सेटा, दिस इज द लार्जेस्ट बी, सबसे बड़ी जो हनी बी होती है, सबसे लार्जेस्ट जो बी होती है, दैट इज द एपिस डॉर्सेटा होती है। दैट इज अबाउट 20 mm इन लेंथ, इसकी लंबाई 20 मिलीमीटर होती है। सो नेम्ड एज जाइंट हनी बी, इसको जो है विशालकाय हनी बी के नाम से जानते हैं। दैट इज आल्सो नोन एज सारंग, इसको सारंग के नाम से भी जानते हैं। आगे है एपिस इंडिका, इसको इंडियन भी कहते हैं। कॉमनली फाउंड इन द फॉरेस्ट एंड प्लेन रीजन ऑफ इंडिया, यह सामान्यतः जो है फॉरेस्ट माने जंगल में और प्लेन माने मैदानी रीजन माने हिस्सों में पाई जाती है। यह सामान्यतः जंगलों में और भारत के सामान्यतः मैदानी हिस्सों में पाई जाती है। दिस इज द स्लाइटली स्मॉलर देन द एपिस डॉर्सेटा, यह एपिस डॉर्सेटा की तुलना में थोड़ा छोटी होती है। दिस स्पीशीज इज वेरी जेंटिल इन नेचर, यह स्पीशीज जो होती है अपने प्रकृति से, अपने स्वभाव में बहुत सभ्य होती है। सो कैन बी डोमेस्टिकेटेड ईजिली, इसीलिए इसका पालन आसानी से किया जा सकता है। आगे है एपिस फ्लोरिया, दैट इज द लिटिल बी, दिस इज द स्मॉलर देन एपिस इंडिका, एपिस इंडिका से जो है छोटी होती है। एंड यील्ड्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हनी, और इससे बहुत थोड़ी मात्रा में हनी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है एपिस मेलिफोरा, इसको यूरोपियन बी के नाम से भी जाना जाता है। आगे है, अब हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हनी बी की बात करेंगे। ए हाईली ऑर्गेनाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर इज फाउंड इन द कॉलोनी ऑफ द हनी बी। हाईली ऑर्गेनाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है बहुत उच्च स्तर का। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है श्रम का बंटवारा। तो हाईली ऑर्गेनाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर इज फाउंड इन द कॉलोनी ऑफ हनी बी, इसका मतलब होता है कि हनी बी की कॉलोनी में एक बहुत ही उच्च स्तर के श्रम का विभाजन होता है। एक गुड एंड वेल डेवलप्ड कॉलोनी ऑफ वी हैज 40 to 50,000 ऑफ इंडिविजुअल कंसिस्टिंग ऑफ 3 कास्ट। एक अच्छी और पूर्ण रूप से विकसित हनी बी की कॉलोनी में लगभग 40 से 50 हज़ार हनी बी पाई जाती हैं, जिनमें 3 कास्ट होती है। पहली होती है क्वीन, दूसरी होती है ड्रोन और तीसरी होती है वर्कर। आगे हम नेक्स्ट पेज पे बात करेंगे। नेक्स्ट है कास्ट, तीनों कास्ट की बात करेंगे। फर्स्ट है कास्ट ऑफ द कॉलोनी, ठीक है, 3 होते हैं, मैंने पहले ही बताया। 40 to 50,000 इंडिविजुअल्स इन ए कॉलोनी, लगभग 40 से 50 हज़ार इंडिविजुअल्स एक कॉलोनी में पाए जाते हैं। ऑफ 3 कास्ट, जो 3 कास्ट के होते हैं, इसमें पहला होता है क्वीन, दूसरा होता है ड्रोन और तीसरा है वर्कर। फिर है द क्वीन आफ्टर फर्टिलाइजेशन लेग फर्टिलाइड एंड अनफर्टिलाइड एग बोथ। जो क्वीन होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन के का मतलब होता है निषेचन के पश्चात। क्वीन जो होती है निषेचन के पश्चात निषेचित और अनिषेचित दोनों प्रकार के अंडे देती है। फ्रॉम अनफर्टिलाइड एग, अनिषेचित अंडे से मेल बी इमर्जेज आउट, जो अनिषेचित अंडे होते हैं उससे मेल हनी भी जो है इमर्ज आउट माने बाहर निकलती है। व्हिच आर नोन एज ड्रोन, इसको ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है। वेयर एज माने जबकि, फ्रॉम द फर्टिलाइड एग, जो निषेचित अंडे होते हैं, वर्कर बीज, वर्कर हनी बी, उससे वर्कर हनी बी निकलती है। इसको एट्रोफाइड फीमेल भी कहते हैं। एट्रोफाइड फीमेल का मतलब होता है जो रूडिमेंट्री फीमेल यानी पूर्णतया फीमेल नहीं होती है,
उसको कहते हैं एट्रोफाइट। एट्रोफाइट का मतलब होता है जिससे बहुत सारे आर्गन्स डोमिनेंट, कंप्लीटली फीमेल ना हो, जिसे एक तरह से वेस्टिजियल कह सकते हैं, या इनकम्प्लीट डेवलप होते हैं। द वर्कर व्हेन फीड रॉयल जेली, जब वर्कर जो है रॉयल जेली को फीड करती है, दे डेवलप इनटू क्वीन, इस तरह से वे क्वीन में विकसित हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ हमको दिमाग में रखना है, क्वीन, ड्रोन और वर्कर तीन कास्ट होती है। क्वीन फर्टिलाइजेशन के पश्चात फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड दोनों अंडे देती है। अनफर्टिलाइज्ड एग से मेल भी डेवलप होते हैं जिनको हम ड्रोन कहते हैं। फर्टिलाइज्ड एग से वर्कर डेवलप होते हैं जिसको कहते हैं एट्रोफिड फीमेल। एट्रोफिड फीमेल का मतलब ऐसी फीमेल दैट इज नॉट कम्प्लीटली फीमेल, देर आर सर्टेन ऑर्गन्स दैट इज रूडिमेंट्री इन मैनर, अल्प विकसित होते हैं, वो कम्प्लीटली फीमेल उसको नहीं माना जाएगा, लेकिन वो फीमेल की कैटेगरी में रहेगी। वर्कर जैसे ही फीड करता है रॉयल जेली, दैट डेवलप इनटू क्वीन। आगे बात करते हैं। नाउ लेट अस बी मूव फॉरवर्ड। अब हम वन बाय वन की बात करेंगे। जिससे पहला है क्वीन। फर्स्ट है क्वीन की बात करेंगे। देखिए क्वीन के बारे में, इट इज वेल डेवलप्ड फर्टाइल फीमेल। इट इज वेल डेवलप्ड फर्टाइल फीमेल, या बहुत अच्छे ढंग से विकसित फर्टाइल माने होता है एग लेइंग करने वाली, उपजाऊ कहते हैं। उपजाऊ का मतलब होता है एग लेइंग करने देने वाला। फर्टाइल का मतलब होता है, फर्टाइल फीमेल मीन्स दैट हैव द एबिलिटी ऑफ द एग लेइंग। तो यह बहुत अच्छे ढंग से विकसित फर्टाइल फीमेल होती है। वन क्वीन इज फाउंड इन सिंगल कॉलोनी, एक कॉलोनी में एक ही क्वीन पाई जाती है। एंड फीड्स ऑन रॉयल जेली, जो रॉयल जेली का भक्षण करती है। मदर ऑफ द कॉलोनी, इसको कॉलोनी की मदर भी कहते हैं। 15 to 20 mm इन लेंथ, इसकी लंबाई 15 से 20 मिलीमीटर होती है। लॉन्ग टैपरिंग एब्डोमेन, ठीक है। जो फीमेल होती है, लंबे और टैपरिंग माने होता है नुकीले, एब्डोमेन माने उदर होते हैं। जो क्वीन होती है उसके लंबे और नुकीले उदर होते हैं। अगला पॉइंट है, इट इज सेड दैट, ऐसा कहा जाता है, क्वीन मेटेड ओनली वंस इन ए लाइफ। ऐसा कहा जाता है कि क्वीन जो होती है अपने पूरे जीवन काल में एक ही बार मेटिंग करती है, एक ही बार संयुग्मन करती है। बट इन सिंगल चांस ऑफ मेटिंग ड्रोन, लेकिन एक ही सिंगल चांस में, एक ही सिंगल अवसर में, मेटिंग के एक ही अवसर में जो ड्रोन होता है, दैट रिलीज 2 करोड़ ऑफ स्पर्म, वो 2 करोड़ स्पर्म जो है रिलीज कर देता है। विच इज सफिशियंट फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग एट द टाइम ऑफ एग लेइंग, जो कि अंडे के निषेचन के लिए पर्याप्त होता है। एट द टाइम ऑफ एग लेइंग, अंडे के देते समय, बाई द फीमेल थ्रू आउट हर लाइफ स्पान। मिला करके एक ही मेटिंग के दौरान जो मेल ड्रोन होता है लगभग 2 करोड़ स्पर्म जो है वो रिलीज करता है, जो कि अंडे की फर्टिलाइजेशन के लिए पर्याप्त रहता है। और वह फीमेल की बॉडी में, फीमेल के अंदर पूरे जीवन काल में अंडे को फर्टिलाइज करता रहता है। आगे है नेक्स्ट पॉइंट अबाउट द फीमेल, अबाउट द क्वीन। इन रिसेंट रिसर्चेज, अभी जो बहुत रिसेंट रिसर्चेज हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा आधुनिक खोजी हुई हैं इन यूएसए अमेरिका में, इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट, ऐसा पता लगाया गया है, अभी बहुत सारे रिसेंट रिसर्चेज हुए हैं, बहुत सारी आधुनिक समय में खोजी हुई हैं यूएसए में। इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट, ऐसा पता लगाया गया है, आउट ऑफ 110 क्वीन ओनली 55 मेटेड ट्वाइस बिफोर एग लेइंग। जो रिसेंट रिसर्चेज यूएसए में हुई है उसमें ये पता लगाया गया है कि 110 में से 55 जो क्वीन होती है वो अंडे देने के पहले 2 बार मीटिंग करती है, 2 बार संयुग्मन करती है। इट इज़ आल्सो ए फैक्ट, यह भी एक तथ्य है, दैट क्वीन लेज फर्टाइल एंड अनफर्टिलाइज्ड एग, जो क्वीन होती है वो फर्टाइल और अनफर्टाइल दोनों एग देती है, यानी फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड कह सकते हैं। बोथ इन अकॉर्डिंग्स टू हर विल, यह उसकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि कितना फर्टाइल देगी और कितना अनफर्टाइल। बट द फैक्टर गवर्निंग सच सेलेक्टिव एक्टिविटी आर स्टिल नॉट नोन, लेकिन यह फैक्टर जो इस बात को गवर्न करता है, इस बात को नियंत्रित करता है कि वह कितना फर्टाइल अंडे देगी और कितना अनफर्टाइल देगी, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। आगे है नेक्स्ट, वन क्वीन लेज अबाउट 1500 to 2000 टेक्स। ठीक
ठीक है। एक क्वीन जो होती है लगभग 1500 से 2000 अंडे देती है इन द होल लाइफ, माने संपूर्ण जीवन में। इन द होल लाइफ स्पान ऑफ 2 to 5 ईयर। तो एक क्वीन जो होती है लगभग 1500 से 2000 अंडे देती है इन द होल लाइफ स्पान ऑफ 2 to 5 ईयर। अपने संपूर्ण 2 से 5 साल के जीवन काल में 1500 से 2000 अंडे देती है। एक क्वीन लेज अबाउट 150,000 एग्स। एक क्वीन जो होती है लगभग 1,50,000 एग्स देती है। व्हेन द क्वीन इन कॉलोनी लूजिंग इट्स एग्स लेइंग कैपेसिटी। जब क्वीन की उसके कॉलोनी में अंडे देने की क्षमता खत्म हो जाती है, अनदर वर्कर्स ऑफ द सेम कॉलोनी स्टार्ट फीडिंग ऑन क्वीन डाइट। तो दूसरा जो वर्कर होता है उसी कॉलोनी का, उसी सेम कॉलोनी का, वो क्वीन का डाइट फीडिंग करने लगता है। इसका मतलब वो रॉयल जेली को फीड करने लगता है, और वह जो दूसरा वर्कर होता है उसी कॉलोनी का रॉयल जेली को फीड करने के पश्चात डेवलप इनटू द न्यू क्वीन। और जो दूसरा वर्कर होता है वो रॉयल जेली को फीड करता है और नई क्वीन में कन्वर्ट हो जाता है। अगला है सेकंड जो वो है वर्कर्स। तो सेकंड इज द वर्कर्स। आल्दो द वर्कर्स आर स्मॉलेस्ट ऑफ 3 कास्ट। यद्यप जो वर्कर्स होते हैं तीनों कास्ट में स्मॉलेस्ट होते हैं। दे लिव इन वर्कर सेल। वह वर्कर सेल में रहते हैं, वर्कर के चैम्बर में रहते हैं। प्रोड्यूस फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। इनकी उत्पत्ति जो है फर्टिलाइज्ड यानी निषेचित अंडे से होती है। इट टेक्स 21 डेज इन द डेवलपमेंट। इनको विकास के लिए इट टेक्स 21 डेज इन द डेवलपमेंट फ्रॉम द एग टू द एडल्ट्स। वर्कर को जो है एग लेइंग के पश्चात एडल्ट बनने में 21 दिन का समय लगता है। ठीक है। तो वर्कर के बारे में क्या है, आल्दो द वर्कर्स आर द स्मॉलेस्ट ऑफ द 3 कास्ट। यद्यप जो वर्कर होते हैं तीनों कास्ट में सबसे छोटे हैं। दे लिव इन द वर्कर सेल। वो कहाँ रहते हैं, वर्कर सेल में रहते हैं। प्रोड्यूस फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। वर्कर की उत्पत्ति किससे होती है, फर्टिलाइज्ड एग्स। फर्टाइल दे प्रोड्यूस फ्रॉम फर्टाइल एग्स। ठीक है। तो ये उत्पन्न होते हैं फर्टाइल एग से, निषेचित अंडे से उत्पन्न होते हैं, और इनको अंडे लेइंग से लेकर के इनके एडल्ट होने में 21 डेज का समय लगता है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट। आगे है, अगर हम रॉयल जेली की बात करें, कोई पूछता है कि रॉयल जेली क्या है, तो रॉयल जेली इज स्पेशल डाइट सिक्रेटेड बाय द यंग वर्कर्स इन द कॉलोनी। रॉयल जेली क्या है, एक स्पेशल डाइट है जिसको यंग वर्कर्स जो है कॉलोनी में सिक्रेट करता है। एंड द टोटल लाइफ स्पान ऑफ वर्कर इज अबाउट 6 वीक। जो टोटल जीवन काल होता है वर्कर्स का वो लगभग 6 सप्ताह होता है। दैट इज द 6 वीक नियरली। वर्कर्स जो है एट्रोफाइड फीमेल होती हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, थर्ड है ड्रोन। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ड्रोन आर द मेल मेंबर्स ऑफ द कॉलोनी। If we are talking about the drones, that they are the male members of the colony. It fertilize the queen. इसका काम होता है क्वीन को फर्टिलाइज करना। So they are called as king of the colony. इसीलिए इस कॉलोनी को किंग के नाम से भी जाना जाता है। They takes 24 hours to develop from eggs to the adult stage. ड्रोन को जो है लगभग अंडे से एडल्ट स्टेज आने में लगभग 24 घंटे लगते हैं। उसमें 21 आवर होगा। नेक्स्ट वर्कर्स में स्टिंग एंड बैक्स ग्लैंड्स आर एब्सेंट। स्टिंग और बैक्स ग्लैंड जो होती है ड्रोन में अनुपस्थित होती हैं। दे आर रियर्ड फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग्स। ड्रोन जो होते हैं, ड्रोन का पालन पोषण जो है अनिषेचित अंडे से होता है। इन लार्ज ड्रोन सेल के अंदर होता है। द सोल ड्यूटी ऑफ द ड्रोन इज टू फर्टिलाइज द वर्जिन क्वीन। जो संपूर्ण ड्यूटी होती है ड्रोन की वह वर्जिन क्वीन को फर्टिलाइज करना। एट द टाइम ऑफ स्वार्मिंग। एट द टाइम ऑफ स्वार्मिंग का मतलब होता है जब स्वार्मिंग इज द फिनोमिना इन व्हिच द हनी बी माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस। जब कोई हनी बी एक समूह में, एक झुंड में एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती हैं तो उसको स्वार्मिंग कहते हैं। द सोल ड्यूटी ऑफ द ड्रोन इज फर्टिलाइज द वर्जिन क्वीन एट द टाइम ऑफ स्वार्मिंग। जो संपूर्ण ड्यूटी होती है ड्रोन की वो होती है कि स्वार्मिंग के समय जो वर्जिन क्वीन होती है उसको जो है फर्टिलाइज करना। द ड्रोन फॉलोज द क्वीन
जो ड्रोन होता है वो क्वीन का अनुसरण करता है, क्वीन के पीछे पीछे रन करता है, कापुलेट उसके साथ निषेचन करता है, एंड डाइज आफ्टर कापुलेशन, और कापुलेशन के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद ठीक है, इसके बाद हम आपको लाइफ हिस्ट्री में डायग्राम बना के दिखाते हैं कि इसका जीवन चक्र। ठीक है, इन दिस डायग्राम में दिखाया गया है, ये है वर्कर। देखिए इस फिगर में हम दिखाए हैं लाइफ हिस्ट्री, कास्ट ऑफ हनी बी, देखिए और लाइफ हिस्ट्री, कास्ट ऑफ हनी बी एंड स्टेज इन द लाइफ साइकिल। ये देखिए पूरा फर्टिलाइज्ड एग है, इसको देती कौन है? क्वीन। ये है क्वीन और ये है वर्कर्स। क्वीन आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन देती है, समझ रहे हैं ना, एक लेइंग करती है, एग है, एक से लार्वा बनेंगे, लार्वा से प्यूपा बनेंगे। तो जो अंडे हैं, अंडे से अनफर्टिलाइज्ड एग निकलते हैं। जो जैसे अंडे दो प्रकार के देते हैं। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ कापुलेशन द क्वीन, कापुलेशन की प्रक्रिया के पश्चात जो क्वीन होती है वो फर्टिलाइज्ड एग भी देती है और अनफर्टिलाइज्ड देती है। फर्टिलाइज्ड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ कापुलेशन द क्वीन लेज फर्टिलाइज्ड एग्स एज वेल एज अनफर्टिलाइज्ड एग। तो जो अनफर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं उससे ड्रोन डेवलप होते हैं, और जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं उसमें जो लार्वा होता है फीड ऑन बी ब्रेड। कुल मिलाकर के जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उससे वर्कर डेवलप होती है, और वर्कर जो होते हैं जब रॉयल जेली फीड कर लेते हैं तो क्वीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। लार्वा फीड ऑन रॉयल जेली, तो लार्वा जब रॉयल जेली फीड कर लेगा तो क्वीन में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे तो जो क्वीन का स्थान वर्कर लेती है, तो वर्कर जब रॉयल जेली फीड करेगी तो क्वीन में कन्वर्ट हो जाएगी। सो द फर्टिलाइज्ड एग्स, कुल मिला के फर्टिलाइज्ड एग से वर्कर डेवलप होते हैं, अनफर्टिलाइज्ड एग से ड्रोन डेवलप होते हैं, और जो वर्कर जो रॉयल जेली को फीड करते हैं तो क्वीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे। लाइफ हिस्ट्री तो ये कंप्लीट हो गई, कास्ट सिस्टम कंप्लीट हो गया। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड वी विल डिस्कस अबाउट सम अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स। अब हम बात करेंगे, इतनी बात क्लियर हो गई। लाइफ हिस्ट्री चल रहा था, लाइफ हिस्ट्री की बात करते हैं। लाइफ हिस्ट्री में पहला स्वार्मिंग है। द प्रोसेस ऑफ लीविंग ऑफ द कॉलोनी बाय द क्वीन इज टर्म्ड एज स्वार्मिंग। द प्रोसेस ऑफ द लिविंग ऑफ द कॉलोनी बाय द क्वीन इज टर्म्ड एज स्वार्मिंग। द प्रोसेस माने वह प्रक्रिया, लिविंग माने त्यागना या छोड़ना, ऑफ द कॉलोनी माने कॉलोनी का, बाय द क्वीन माने क्वीन के द्वारा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी क्वीन कॉलोनी को छोड़ देती है, कॉलोनी का त्याग कर देती है, उसको स्वार्मिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्वार्मिंग। इट हैपन्स टुवर्ड द एंड ऑफ स्प्रिंग। यह प्रक्रिया तब होती है जब स्प्रिंग सीजन आती है, स्प्रिंग सीजन और अर्ली समर या गर्मी की शुरुआत होती है, पतझड़ का जब मौसम होता है। बट द रियल काजेज ऑफ स्वार्मिंग इज स्टिल नॉट नोन। लेकिन जो एग्जैक्ट रीजन है स्वार्मिंग का उसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। आगे है एक टर्म है सुपर सीडर। व्हेन द एग लेइंग कैपेसिटी ऑफ द ओल्ड क्वीन इज लास्ट। जब अंडे देने की क्षमता पुरानी क्वीन की जो है गायब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, इट सडनली डाइज। तो जो क्वीन होती है का एक ख़त्म हो जाती है, एंड न्यू एंड विगरस क्वीन, और वहाँ पर एक नई और शक्तिशाली क्वीन जो होती है टेक द पोजीशन ऑफ ओल्ड क्वीन, और पुरानी क्वीन की जगह ले लेती है, एंड इट इज कॉल्ड सुपर सीडर। उसी को सुपर सीडर के नाम से जाना जाता है। अगला है एब्सकॉन्डिंग, द माइग्रेशन ऑफ द कंप्लीट कॉलोनी फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर। जो माइग्रेशन माने होता है मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस। माइग्रेशन ऑफ द कंप्लीट कॉलोनी फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर,
जब कोई कंप्लीट कॉलोनी जो होती है एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करती है, टेक प्लेस ड्यू टू द सम अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ द लाइफ। कभी कभी जीवन में कुछ अनफेवरेबल दशाएं आ जाती हैं, कुछ दशाएं ऐसी जाती हैं जो जो पक्ष में ना हो। अनफेवरेबल कंडीशन आने के कारण जो कंप्लीट कॉलोनी होती है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाती है, उसको कहते हैं एब्सकॉन्डिंग। सच है डिस्ट्रक्शन ऑफ द काम, जैसे मान लीजिए जो आपका हनी बी का जो छत्ता है वो डिस्ट्रक्शन हो जाए, जैसे कोई टर्माइट है, दीमक उसको खा ले, या ठीक है स्कार्सिटी ऑफ नेक्टर की कमी हो जाए, बैक्स माथ उसके अंदर बैक्स ख़त्म हो जाए, नेक्टर प्रोड्यूसिंग फ्लावर ख़त्म हो जाए, तमाम उस एरिया में जो है हाइव के जहाँ पर छत्ता लगा हुआ, ये सारे कारण अगर ऐसे हो जाए तो पूरी कॉलोनी एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, इसको एब्सकॉन्डिंग कहते हैं। दिस फिनोमेना इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम स्वार्मिंग। यह प्रक्रिया जो है स्वार्मिंग से थोड़ा डिफरेंट होती है। अब आगे बात करते हैं नुप्चियल और मैरिज फ्लाइट। द फर्स्ट स्वार्म इज लेड बाय द ओल्ड क्वीन। पहला जो स्वार्म होता है उसका नेतृत्व पुरानी क्वीन करती है। बट द सेकंड स्वार्म इज लेड बाय द 7 days ओल्ड वर्जिन क्वीन। लेकिन जो सेकंड स्वार्मिंग होती है उसका अनुसरण करती है 7 दिन पुरानी जो है वर्जिन क्वीन, विच इज़ फॉलोड बाय द ड्रोन, जिसको ड्रोन अनुसरण करता है। ड्रोन अनुसरण करते हुए उसको फर्टिलाइज करता है, कापुलेशन करता है, एंड दैट इज कॉल्ड मैरिज फ्लाइट। इसी को कहते हैं मैरिज फ्लाइट, यानी नूप्शियल फ्लाइट को ही मैरिज फ्लाइट कहते हैं। क्यों? क्योंकि स्वार्मिंग के दौरान जो मेल है, जो ड्रोन है, वो फीमेल क्वीन का पीछा करता है और उसको कापुलेट करता है। तो एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मैरिज फ्लाइट। लास्ट में है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है, इसमें रॉयल जेली के बारे में मैंने पहले ही बताया। रॉयल जेली कंसिस्ट ऑफ डाइजेस्टेड हनी। रॉयल जेली क्या होती है? डाइजेस्टेड हनी है एंड पॉलन मिक्सड विथ ग्लैंडुलर सिक्रीशन इन द माउथ ऑफ वर्कर। रॉयल जेली किससे मिलकर बनी होती है? डाइजेस्टेड हनी से एंड पॉलन से, जो कि मिक्सड विथ ग्लैंडुलर सिक्रीशन इन द माउथ ऑफ वर्कर, जो कि एक ग्रंथिल सिक्रीशन होता है। माउथ ऑफ वर्कर माने होता है वर्कर के मुंह में। ठीक है, आगे देखिए। वन ऑफ द ड्रोन स्टार्ट्स कापुलेटिंग विद द क्वीन। एक ड्रोन जो होता है वह क्वीन के साथ कापुलेशन स्टार्ट करता है इन द स्काई माने आसमान में, एंड फर्टिलाइज द क्वीन। वन ऑफ द ड्रोन स्टार्ट कापुलेटिंग विद द क्वीन इन द स्काई एंड फर्टिलाइज द क्वीन। एक ड्रोन जो होता है वह एक क्वीन के साथ कापुलेशन जो है आसमान में स्टार्ट करता है, क्वीन को फर्टिलाइज करता है, एंड डाई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कापुलेशन। और कापुलेशन के पश्चात वह डाई हो जाता है। कापुलेशन है ये। ठीक है, आगे है प्रोडक्ट्स ऑफ हनी बी। प्रोडक्ट्स ऑफ बी कीपिंग। द चीफ प्रोडक्ट्स ऑफ द बी कीपिंग इंडस्ट्री आर। जो मुख्य प्रोडक्ट्स होते हैं बी कीपिंग इंडस्ट्री के, जो बी कीपिंग इंडस्ट्री है, विवाने मत होता है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन उद्योग के जो मुख्य प्रोडक्ट्स हैं कौन है? हनी है और बी वैक्स है। हनी क्या है? इट इज़ ट्रूली आर इंसेक्ट प्रोडक्ट ऑफ हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू। यह एक जो है वास्तविक और इंसेक्ट के द्वारा प्रोड्यूस होने वाली उच्च पोषण क्षमता महत्व वाले होते हैं। द फूड वैल्यू ऑफ हनी में बी एस्टिमेटेड बाई द प्रेजेंस ऑफ अबाउट 80% ऑफ शुगर इन इट। जो फूड वैल्यू हनी की होती है उसके द्वारा इसका आकलन किया जाता है कि इसमें 80% शुगर पाई जाती है। हनी इज़ वेरी मच स्वीट इन टेस्ट। हनी जो होती है स्वाद में बहुत, हनी का जो स्वाद होता है बड़ा ही टेस्ट। हनी इज़ वेरी मच स्वीट इन टेस्ट। हनी जो होती है स्वाद में बहुत मीठी होती है। एंड वाइट टू ब्लैक इन कलर, और यह सफ़ेद से ब्लैक कलर में होती है। विद वेरिएबल स्मेल, इसमें जो स्मेल होती है वेरिएबल होती है, घटती और बढ़ती रहती है। इन अकॉर्डिंग विद द जूसेस कलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट फ्लावर। डिपेंड करता है कि जूस जो है किस किस फ्लावर से कलेक्ट किए गए हैं, उसके आधार पे इसकी जो स्मेल होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ हनी। हनी इज शुगर रिच कंपाउंड हैविंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट। हनी जो है एक शुगर रिच कंपाउंड है जिसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं। लेबुलोज 38.29, डेक्सट्रोज 21.28, माल्टोज एंड अदर सुक्रोज 8.81, एंजाइम एंड पिगमेंट्स 2.21, आइस 1.0, वाटर 17.20। आगे है
इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ हनी। हनी का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है? इट्स फूड वैल्यू, भोजन में यूज की जाती है, खाद्य पदार्थों के रूप में यूज की जाती है। मेडिसिनल वैल्यू जो है, औषधि महत्व है। अदर यूज है इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, बिस्किट बनाने में, एल्कोहल ड्रिंक बनाने में, एल्कोहल बनाने में, पोल्ट्री एंड फिशिंग इंडस्ट्री, मुर्गी पालन और मत्स्य पालन में है। बी बैग्स क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ यूजफुल बाई प्रोडक्ट ऑफ बी कीपिंग इंडस्ट्री, बड़ा ही महत्वपूर्ण बाई प्रोडक्ट है बी कीपिंग इंडस्ट्री का। ठीक है, आगे है बीवैक्स इज ए नेचुरल सिक्रीशन ऑफ वर्कर बी। बीवैक्स क्या है? एक प्राकृतिक सिक्रीशन है जो वर्कर बी सिक्रीट करती है। एंड इज पोर्ड आउट इन थिन डेलिकेट स्केल आर फ्लैक, और इसको पोर्ड माने उड़ेलना, आउट माने बाहर, थिन माने पतले, डेलिकेट माने कोमल स्केल के द्वारा। ठीक है, बीवैक इज ए नेचुरल सिक्रीशन ऑफ वर्कर बी। बीवैक क्या है? एक प्राकृतिक सिक्रीशन होता है वर्कर बी का। एंड इज पोर्ड आउट, इसको उड़ेला जाता है इन थिन डेलिकेट स्केल आर फ्लैक। यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स, बीवैक्स का यूज़ करते हैं कॉस्मेटिक्स बनाने में, फेस क्रीम बनाने में, पेंट बनाने में, ऑइंटमेंट बनाने में, इंसुलेटर बनाने में, कार्बन पेपर बनाने में, मेनी अदर लुब्रिकेंट बनाने में। आल्सो यूज इन लेबोरेटरी में, माइक्रोटोमी में, फॉर ब्लैक प्रिपरेशन ऑफ टिश्यू, इस सब में यूज किया जाता है। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो। थैंक यू। चैनल्स को लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा।